स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कहा था कि आज से हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन की पढ़ाई शुरू करने के पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर रिलेटिव मोशन की पढ़ाई शुरू करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज अलाउड टू मूव अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, से एक्स एक्सिस। At time t is equal to 0, particle is at rest. Initial velocity of particle is 0 and it accelerates such that its acceleration changes with time. The acceleration of the particle is given by lambda into t, where lambda is a positive constant. It is a constant number. Its value might be plus 5, plus 9.5, 18, 12, any number, any positive number. So acceleration of the particle increases with time. That is what is being said. Initially the particle is at x is equal to 0 and it is at rest. The acceleration of the particle starts increasing with time according to this equation. Now we have to write velocity of the particle and displacement of the particle at time t. At a later time t, what will be velocity of the particle and what will be its displacement? I urge you to pause the video and give it a try. मैं यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं। पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरिएबल है, बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है। टाइम 1 पे लैम्डा है, टाइम 2 पे 2 लैम्डा है, टाइम 3 पे 3 लैम्डा है, so on so forth. So acceleration of the particle is changing with time. It means we are not allowed to use those three equations, v is equal to u plus at and x is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s. Because those three equations are meaningful only when acceleration is constant. But in this particular question, acceleration is variable. So we don't have a formula as such. We have to start from basic. हमें बेसिकली रिकॉल करना पड़ेगा कि वो जो तीन फॉर्मूले थे, v is equal to u plus at और x ut plus half at square, वो जो तीन फेमस फॉर्मूले हैं, उनको हमने डिराइव कैसे किया था। अगर वो स्टेप्स हमें याद आ जाए तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन को भी हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये याद आना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो dv by dt इज एक्सेलरेशन। किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v है, the rate at which velocity is changing, dv by dt, is defined as acceleration. Now we have to write v as a function of t. टाइम t पे वेलोसिटी को लिखना है, हमें v को t के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो ये बहुत ही आसान हुआ। हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, a is given as a function of t. So dv by dt is equal to lambda t. Now this is a simple differential equation in terms of two variables, v and t. ये equation, इसमें दो ही वेरिएबल हैं, v और t. We just need to solve this equation to express v as a function of t. What we need to do is we have to separate the variables ऐसा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आप सभी जानते हैं। देखो, इनफैक्ट अगर मैं इसको अभी a ही लिखा रहने दूं, चलो a लिखा रहने देते हैं एक मिनट के लिए। तो जब v इज इक्वल टू यू प्लस at डिराइव कर रहे थे तो हमने ऐसे ही लिखा था। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन किया था, तो बिकॉज a वॉज ए कॉन्स्टेंट, इट वॉज प्लेस्ड आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन। लेकिन अभी के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन a इज नॉट ए कॉन्स्टेंट। एक्सेलरेशन a इज नॉट ए कांस्टेंट, तो a को हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर नहीं लिख सकते। सो dv by dt इज लैम्डा t
दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंड नाउ वी कैन राइट दिस एज दिस. We are integrating on both sides. Now lambda is a constant, so lambda can be placed outside the integration sign, but there is a variable t also which has to be inside the integration sign. Limits कैसे लिखेंगे? टाइम जब जीरो था, यहाँ वेरिएबल टाइम है, टाइम जब जीरो था तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी, लेफ्ट साइड में वेरिएबल है वेलोसिटी. जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी बदलकर v हो गई, हमें v को t के फंक्शन में लिखने को कहा गया है. अब हम इस सिंपल से इंटीग्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे. इधर इंटीग्रेशन क्या होगा? dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट 0 टू v, लैम्डा कांस्टेंट है वो बाहर है, t dt का इंटीग्रेशन, ये t की पावर 1 है, इंटीग्रेशन में पावर को 1 इंक्रीज कर देते हैं और डिनोमिनेटर में वही नंबर लिख देते हैं. सो दिस विल बी t स्क्वायर बाई 2 0 टू t. दिस मीन्स v माइनस 0, पहले अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट लिखेंगे, तो इट विल बी v माइनस 0 विच इज v. एंड सिमिलरली ऑन दिस साइड t की जगह t, माइनस t की जगह 0 तो वो 0 हो जाएगा. सो दिस इक्वेशन टेल्स यू हाउ वेलोसिटी विल चेंज विथ टाइम. वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदलेगा उसका एक्सप्रेशन आ गया. अगर आपसे ये कहा जाता वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफिकल प्लॉट कैसा होगा ये भी बताओ, तो आप शायद बता देंगे मुझे. v इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ t, लैम्डा बाई 2 तो कांस्टेंट नंबर है, v is a quadratic function of t, v is equal to lambda by 2 into t square. ऐसे इक्वेशन का ग्राफिकल प्लॉट एक कर्व होता है जिसको हम पैराबोला कहते हैं. तो ये ऐसा ही है जैसे कि y is equal to some constant into x square. तो ऐसा पैराबोला का प्लॉट ऐसा होता है, लेकिन हम ये पार्ट प्लॉट नहीं करेंगे बिकॉज टाइम निगेटिव नहीं है हमारे क्वेश्चन में. हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव टाइम मीनिंगलेस है, सो ऑब्वियसली दिस इज हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम. क्या दिखता है आपको? बिगिनिंग में वेलोसिटी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी बहुत शार्पली राइज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस शार्पली. वेलोसिटी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है. एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली. टाइम बढ़ने से एक्सेलरेशन की वैल्यू बड़ी हो गई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बड़ी हो गई है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बड़ा हो गया है, वेलोसिटी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, नॉट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, पर वेलोसिटी जो है वो रैपिडली इंक्रीज होगी बिकॉज एक्सेलरेशन अभी 0 था, 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेलरेशन बढ़ता ही जा रहा है. So acceleration is rate of change of velocity, which obviously is being reflected in this graph. This graph is telling you that initially velocity rises slowly and then it rises very quickly. Acceleration is high. Okay, so the second part of the question asks you to write displacement of the particle as a function of time. Displacement as a function of time. How do we write that? Now we once again start with this equation. This is a step which is very similar to the step we took while deriving x is equal to ut plus half a t square. उस इक्वेशन को डिराइव करते समय हमने क्या किया था? पहले v is equal to u plus at डिराइव किया, v को t के फंक्शन में लिखा और उसके बाद v को dx by dt लिखा and then we performed integration. So same step has to be done here. What do we do? It is known that velocity is lambda by 2 t square. Now velocity is dx by dt. So this is lambda by 2 t square. Now this can be written as dx lambda by 2
टी स्क्वायर डी टी। ये हमने वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में लिखा है, v को dx बाई dt लिखा, dt इधर किया, dx इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 टी स्क्वायर डी टी। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स लाइक दिस। ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। लैम्डा बाई 2 is a constant number, we will place it outside the integration sign. Again, put the limits. When time is 0, displacement is 0, x is 0. When time is t, displacement is x. When time is t, displacement is x. So, if you perform this integration, you will get x as a function of t. Very quickly, you can write this as x. Integration of dx is x. Limit रखेंगे to x minus 0, that is x. Lambda by 2 t square dt. इसका इंटीग्रेशन t की पावर 2 है, उसको 1 बढ़ा देंगे, जो पावर में है वही डिनोमिनेटर में लिखेंगे, t क्यूब बाई 3। फिर से जब आप लिमिट लिखोगे ना ऐसा 0t, तो t की जगह t लिखा पहले, t क्यूब बाई 3 minus 0, so it will remain t cube by 3, which means x is lambda by 6 t cube. X changes with time according to this equation, lambda by 6 into t raised to the power 3, right? Let us do one more question of similar type where we cannot use directly the three equations that we have memorized. So, here is our next question. The question says that a particle is traveling along x axis at time t is equal to 0, it is at x is equal to 1. At time t is equal to 0, particle is at x coordinate 1, and at this point its velocity is 4 meter per second in positive x direction. टाइम 0, जिस समय हमने घड़ी का टाइम स्टॉप वॉच ऑन किया, टाइम जब 0 था, उस समय मैंने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल x इज इक्वल टू 1 पे है और वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन टू वेरी विथ पोजीशन x अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। x इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। जैसे x इज इक्वल टू 1 पे जब पार्टिकल है तो उसका एक्सेलरेशन है 4, जब वो x इज इक्वल टू 2 पे पहुंचेगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा 8। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विथ कोऑर्डिनेट x. एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन x and it changes with x according to this rule. Now we have to write velocity of the particle as a function of its position, as a function of its x coordinate. We have to write velocity of the particle as a function of its x coordinate. Pause the video and give it a try. Once again, the acceleration is not constant. The acceleration is changing as the particle advances. So we cannot use any of those three equations, right? So we will once again start with fundamentals. Let us look at the question carefully. There is, I think there is no involvement of time in this question. V as a function of x, acceleration is given as a function of x. So we are talking in terms of position x. So let me remind you that acceleration, which is defined as dv by dt, can also be written as v dv by dx. ऐसा मैंने थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते समय आपको बताया था। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। इस इक्वेशन को डिराइव करते समय मैंने आपसे कहा था कि एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज v टाइम्स dv by dx। अगर भूल गए फिर से याद करा रहा हूं। From chain rule of differentiation, this can be written as dv by dx into dx by dt. dv by dt can be written as dv by dx into dx by dt. इसको याद रखने का तरीका ऐसा कि ये dx कैंसिल हो गया, इट इज सेम एज dv by dt.
Now dx by dt, rate of change of x coordinate, that is velocity of the particle. So dx by dt is velocity of the particle. This is v into dv by dx, v dv by dx. So acceleration, when you wish to express it in terms of v and x, can be written as v dv by dx. There is no involvement of time here. So using this definition of acceleration, this question can be solved easily. This is how we proceed. V dv by dx is acceleration. So v dv by dx is equal to 4x. Now this particular equation involves two variables v and x, and that is what we require. We have been asked to express v in terms of x, and we have in fact expressed v in terms of x. We have already done it. The only thing is, this is in differential form. We have to write it in usual form. For that, we need to integrate. So this is how we proceed. We can write this as v dv 4x dx. v dv is equal to 4x dx. Now integrate on two sides. v dv is equal to 4x dx. 4 is a constant and we can always place it outside the integration sign. Let us put the limits. It is known that when x is 1, velocity is 4. It is given that when particle is at x is equal to 1, its velocity is 4. What will be its velocity when its x coordinate changes to some other value x? So when x coordinate becomes x, what is the velocity? Velocity becomes v. So these are the limits. When x is 1, velocity 4. When coordinate is x, velocity is something unknown v. So integration v dv will be v square by 2, upper limit v, lower limit 4. Integration x dx, it will be x square by 2, upper limit x, lower limit 1. So this becomes v square by 2 minus 4 square by 2. We put the upper limit in place of variable v square by 2, then put a minus sign and then put lower limit in place of variable v. v की जगह पे 4 लिखिए. Similarly, on this side, you can write x square by 2, 1 square by 2, like this. So simplifying this, v square minus 16 is 4x square minus 4. Have I done it correctly? At x is equal to 1, the velocity is 4, and at x is equal to x, what is the velocity? So v square by 2 minus 4 square by 2 is equal to 4, x square by 2 minus 1 square by 2. 2 cancels out from all the sides. V square minus 16 is equal to 4x square minus 4. So v square is equal to 4x square plus 12, which means v is equal to under root of 4x square plus 12. So we have expressed v in terms of x. I have not considered negative sign over here because it is meaningless in the context of the question. Initially particle is at x is equal to 1 and its velocity is in positive x direction. So obviously it is travelling in positive x direction. Its x coordinate will become 2, 3, 4, 5, and x coordinates, if it increases, if it remains positive, then acceleration will also remain positive. So particle is travelling in this direction and its acceleration is in this direction.
So obviously velocity is positive because acceleration is in the direction of velocity. So its velocity will continuously go on increasing. So there is no question of negative velocity. Therefore, while taking route, I have not considered the negative sign. I hope you understand this. So this is how you can write v as a function of x. So most of the time when the question says that acceleration is not a constant, it is a variable acceleration, you have to start with the fundamental definition of velocity and acceleration, and by doing some mathematical manipulation, mostly integration and differentiation, you will be able to arrive at the answer. With a little bit of practice, you will learn how to do this. ये दो एग्जाम्पल हो सके तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए. Here is your next question. The question says that a car is initially at rest. It starts moving. Initially, it moves with a constant acceleration of 5 meter per second square for some time, and thereafter it moves uniformly. Uniformly means with constant velocity for some time, and in the end it retards with a constant deceleration of 5 meter per second square and comes to rest. It was found that it travelled for a total time of 25 seconds, and during those 25 seconds its average velocity was 72 km per hour. We have to find for how long the car travelled uniformly. A car starts from rest and moves rectilinearly, means it moves on a straight line. First it moves with an acceleration of 5, then it moves uniformly with constant velocity, and finally retards at 5 meter per second square to come to rest. The average velocity during t is equal to 25 seconds of its motion is 72 km per hour. How long does the car move uniformly? The question is somewhat like this. Suppose the car travels along x-axis. Let us say at time t is equal to 0, it is at x is equal to 0. Its initial velocity is 0. How do I know that? Car starts from rest, so initial velocity is 0. For initial some time, let us say for time interval t, it travels with a constant acceleration of 5 meter per second square. For first t second of its motion, it is moving with a constant acceleration of 5. उसकी वेलोसिटी बड़ी अच्छी खासी वेलोसिटी हो गई, लेट अस से v. Now the car is moving with constant velocity for some time. अब ये कार कुछ समय तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, ये यूनिफॉर्मली चली कार इतनी देर तक. लेट अस से फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ t नॉट द कार मूव्स यूनिफॉर्मली, कांस्टेंट वेलोसिटी से चली. यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी बदली नहीं, वही v नॉट. And thereafter the brakes are applied and the car begins to retard. The question says it retards with an acceleration of 5. It has a retardation of 5, and eventually the car stops somewhere here. Its velocity becomes 0. So initial velocity 0, it speeds up, accelerates, speed increases up to this point. After that there is no acceleration, it moves with constant velocity up to this point. Thereafter brakes are applied, speed decreases and it comes to rest. It was observed that total travel time is 25 seconds. From here to here, the total travel time is 25 seconds. Right? Let us denote it by capital T. Yes. And during this entire interval, the average velocity is 72 km per hour. 72 km per hour in meter per second will be 18 km per hour is 5 meter per second. This is 4 times of that. 18 km per hour का 4 गुना है. So 5 meter per second का 4 गुना है 20 meter per second. So 20 meter per second is the average velocity. Now the question looks quite confusing, and if you do it
You should give it a try, but if you do it, it will involve a lot of mathematics. However, the basic problem is there are too many information. However, the question can be simplified at least. At least all the data can be seen at one place by drawing a VT graph. Velocity time graph is the most important kind of graph when you are dealing with one dimensional motion. Most important. क्यों? VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है. VT ग्राफ के अंदर का एरिया, VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है. So there is hell lot of information stored in this graph, and that is why VT graph is the most important form of all the graphs in kinematics. Let us plot the velocity time graph of the car. टाइम 0 पर ये स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी 0 थी. इट एक्सेलरेट्स. व्हेन इट एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, VT graph is a straight line. Slope of VT graph is acceleration. Tan theta is phi, right? Tan theta is phi. So velocity goes on increasing. It reaches a certain value. V नॉट बना मान लेते हैं इसको. चलिए, कार एक्सेलरेट हुआ. नाउ इट्स वेलोसिटी इज V नॉट. अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी V नॉट से चलता रहा कुछ समय तक. सो लेट अस से कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 0 to V नॉट and then it travels with constant velocity. Velocity is constant at V naught. It is V naught, अभी भी V naught, अभी भी V naught, अभी भी V naught, अभी भी V naught. टाइम बढ़ रहा है घड़ी में, टक 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 टक, पर वेलोसिटी कांस्टेंट, रफ्तार कांस्टेंट. तो velocity remains constant for some interval of time. It is not given for how long the car accelerated. We are assuming that car accelerated for some time t. कार t सेकेंड तक के लिए एक्सेलरेट हुआ, ऐसा हम मान रहे हैं. उसके बाद वो कितनी देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला ये भी नहीं दिया हुआ, ये हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है. वी आर सपोज टू कैलकुलेट दिस टाइम t नॉट. T naught is the time for which car traveled with constant velocity. And now the brakes are applied. From this point onwards, brakes are applied. Car begins to slow down. Now the retardation is constant, means slope of VT graph will again be a constant. But velocity is decreasing, it is retardation. So slope will be negative. Slope of VT graph will be negative means the velocity will start decreasing, and then it will go to 0. Velocity becomes 0. Now, according to the question, this angle should also be equal to theta. Why? इस लाइन का स्लोप एक्सेलरेशन है and the slope is 5. Tan theta is 5. It is given that acceleration is 5. It is also given that retardation is 5. So, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप का मैग्नीट्यूड सेम है. स्लोप का मैग्नीट्यूड, इसका स्लोप एक्चुअली -5 है. इट इज रिटार्डेशन, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. सो टेक्निकली स्पीकिंग स्लोप इज -5. और हमने याद किया है ना, ये ऐसी वाली लाइन, फिसल पट्टी वाली लाइन का स्लोप निगेटिव होता है. उसका स्लोप क्या होता है? माइनस ऑफ tan थीटा. ठीक है, तो माइनस ऑफ tan थीटा इज -5 और tan थीटा इज 5. वी जस्ट टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड. Tan theta is 5. So this is theta 1 and this is theta 2. Tan theta 1 is 5, tan theta 2 is 5. Which means both the thetas are equal basically. ये लाइन की जितनी स्टीपनेस है उतनी इसकी भी है भाई, सिंपल. क्योंकि जिस रफ्तार से यहाँ वेलोसिटी बढ़ी उसी रेट से यहाँ घटी. तो एकदम कॉमन सेंस से हम सोच सकते हैं कि ये टाइम भी t होगा. जितना टाइम एक्सेलरेट होने में लगा उतना ही टाइम रिटार्ड होने में लगा. क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एंगल सेम है, tan थीटा इज V नॉट बाई T1 और यहां पे tan थीटा V नॉट बाई T2, तो दोनों ही tan थीटा तो सेम है ना. ये tan थीटा V नॉट ये लेंथ बाई T1 और ये tan थीटा V नॉट बाई ये लेंथ टाइम T2. तो इफ tan थीटा both of them are equal, then obviously
T1 and T2 are equal. In much simpler language, these two are congruent triangles. These two right angle triangles. Theta, theta, 90, 90. This side length equal. This equal. Obviously, this and this is equal. So, जितने देर तक कार एक्सेलरेट हुई उतने ही देर तक कार रिटार्ड हुई. ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है. हमने समझदारी से काम लिया और समझ गए कि कार अगर t सेकेंड तक एक्सेलरेट हुई, फिर कुछ समय तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, तो उसके बाद t सेकेंड तक ही रिटार्ड भी हुई है और वो कार फाइनली रेस्ट में आ गई. ठीक है. अब देखो VT ग्राफ में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है वो होता है उसका एरिया. ये VT ग्राफ का जो एरिया है, कंप्लीट एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा. क्या डिस्प्लेसमेंट पता है तुम्हें? डू यू नो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार? डू यू नो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार? एनीबॉडी? यस, वी नो द डिस्प्लेसमेंट. Displacement will be average velocity into travel time. How do you define average velocity? अगर कार यहां से यहां तक आ गई कैपिटल T सेकेंड में, 25 सेकेंड में, what is average velocity? Average velocity is this displacement divided by time. Average velocity is displacement upon time. So what is displacement? Average velocity into time. So displacement of the car, total displacement of the car from here to here. Average velocity 20 meter per second, 25 second is the travel time. It is given in the question. The total travel time is 25 second and average velocity is 20 meter per second. So this is 500 meter. So the total length of road covered by the car is 500 meter. कार 500 मीटर दूर चली, ये पक्की बात है ना. कार 500 मीटर दूर चली, थोड़ी देर तक एक्सेलरेट हुई, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली और फिर रिटार्ड हुई, रुक गई. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 500 मीटर. नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ दिस VT ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इट्स वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 500. इस ट्रैपेजियम, दिस इज द ट्रैपेजियम, राइट? इस ट्रैपेजियम का एरिया इट इज इक्वल टू 500. सो एरिया अंडर द ग्राफ is 500 meter. Now let us write the area under the graph. Let us write the area under the graph. How do you write area? ट्रैपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड मीन्स एक साइड ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ पता है आपको 25 सेकेंड. ये लेंथ अननोन है, T0. ओके ठीक है, T0 नहीं पता है. सम ऑफ पैरेलल साइड्स में ये पता है 25 सेकेंड, दिस टाइम इज 25 सेकेंड. ये लेंथ नहीं पता है, लेट इट बी T0. हाइट पता है क्या? H. डू यू नो H? H इज नथिंग बट V0 हियर. V0 इज द हाइट. V0 नहीं पता है बट यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ T. देखिए कैसे लिखते हैं. V0 is equal to AT. Can I write that? Yes. Initial velocity 0. T सेकेंड तक कार A एक्सेलरेशन से चली, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. So V is equal to U plus AT. So V is equal to 0 plus AT. A is 5. पहले T सेकेंड तक कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तो भाई V is equal to U plus AT अप्लाई कर सकते हैं ना हम. So V is equal to 5t. अगर t सेकेंड तक कार एक्सेलरेट हुई तो ये जो वेलोसिटी होगी यहां की V0, it will be equal to 5t. Therefore एरिया प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स. हाँ, तो ये साइड को अपन लिख देंगे, इसको ऐसा लिख दे. देखो जरा, ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट ये भी समझ लो कि T0 को मैं लिखूंगा 25 माइनस 2t. ये T0 लेंथ है. ये जो ट्रैपेजियम है इसका एक पैरेलल साइड ये, इसकी लेंथ है T0. सो T0 इज 25
माइनस टी माइनस टी, 25 में 2t कम, तो ये लेंथ है t नॉट विच इज 25 माइनस 2t, ये लेंथ है 25 और ये जो हाइट है v नॉट इट इज 5t, राइट. सो नाउ वी कैन राइट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम in terms of t and equate it to 500. Solve the equation, you will get the value of t. Area can be written as half into v naught into 25 plus t naught. Half into height into 25 plus this t naught, and this is equal to 500. So half v naught is 5t, 25 and t naught is 25 minus 2t. Right? So this becomes 5 cancels out, this becomes 100, 200. So this is 50 minus 2t into t is equal to 200. Please keep checking the calculation. 25, 25, 50 minus 2t and 500, 200. Okay. So let us cancel one more 2. This will become 25t minus t square is 100, which means t square minus 25t plus 100 is equal to 0. ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा सिंपल मैथमेटिक्स ये आप मुझसे अच्छा जानते हैं. So this can be factorized as t minus 5, t minus 20 is 0. सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप जैसे चाहे सॉल्व कर लें. द टू रूट्स आर t is equal to 5 and t is equal to 20 सेकेंड. दैट मीन्स ये सॉल्यूशन ये कह रहा है कि कार या तो 5 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुई या 20 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुई. क्या लगता है कि दोनों आंसर पॉसिबल है? लगता है? नहीं, ये 20 सेकेंड तो पॉसिबल ही नहीं है भाई. क्यों? अगर 20 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुआ, 20 सेकेंड ये टी और ये भी 20 सेकेंड, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 40 सेकेंड. टोटल ट्रैवल टाइम 25 सेकेंड. ये दोनों हिस्से ही मिलके अगर 40 सेकेंड हो गए तो टोटल ट्रैवल टाइम तो 40 सेकेंड से ज्यादा हो गया ना. Which means t is equal to 20 second is not acceptable solution. So we will accept only this solution. So t is equal to 5 second मिल गया. Now once you know t, you know everything. Question में पूछा गया था t naught. So t naught will be equal to 25 minus 2t. 25 minus 2 into 5, 10. 15 second. So for 15 second interval, the car traveled with constant velocity. For first 5 second it accelerated. For next 15 second it moved with constant velocity, and for next 5 second it retarded and came to halt. I'll quickly repeat. For unknown time t, the car accelerated. Because acceleration is constant, vt graph is a straight line. For another unknown time t naught, it moved with constant velocity. Velocity is no more changing. For next t second, it retarded and came to halt. I know that this time and this time must be equal because it is given that acceleration and retardation are equal. So slope of these two lines have equal magnitude. ये एक जैसे ढाल हैं. Obviously ये length और ये length बराबर है. So from that I could guess that if this is t, then this must be t. So this t naught is nothing but total travel time 25. This is 25 minus 2t. 25 minus 2t is this time. Now velocity here, the maximum velocity, can be written as a into t, which is 0
u is 0 plus at. A is 5 into t. So velocity v naught is a into t, that is 5t. Now area of this trapezium gives the total displacement of the car, which is obviously equal to how much? 500 meter. How do I know that? Average speed is 20 and it moved for 25 seconds. So 500 meter is the displacement. So for getting a displacement of 500 meter, this area must be equal to 500. How do I write this area? Area of this trapezium is equal to half into height into sum of parallel sides. One side is 25, other side is t naught, which is 25 minus 2t. One side is 25, other is t naught, which is 25 minus 2t. This is sum of parallel sides into height, which is v naught, that is 5t, into half. Half into height into sum of parallel sides 500. ये equation simplify करने से you get the value of t. Once you get t, you know everything. ये maximum speed v naught पता करना हो तो it is 5 into t, 25 meter per second. t naught कितनी देर तक कार constant speed से चली? Obviously it is 25 minus 2t, that is 25 minus 2t is 15 seconds. Got it? तो of course ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पर VT ग्राफ को यूज करने से थोड़ा आसान हो गया. VT ग्राफ यूज नहीं करेंगे तो भी सॉल्व होगा by using those three equations only, पर थोड़ा कठिन हो जाएगा. आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, बट दिस इज दी सिंपलर सोल्यूशन, सो एज टू से. स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और एग्जांपल्स प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर आने वाले क्लासेस में करते रहेंगे, पर कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा डिस्कशन आज हम रिलेटिव मोशन पे शुरू करते हैं. मोशन इटसेल्फ इज अ रिलेटिव टर्म. An object which is at rest for an observer A might be moving for some other observer B. आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में आपके फ्रेंड आपके साथ हैं, आप अपने फ्रेंड को रेस्ट में देखते हो, लेकिन जमीन पे खड़ा एक ऑब्जर्वर आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को ट्रेन के साथ मूव करता हुआ देखता है. तो मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी can be different for two observers. So, the study of relative motion is important, as you will realize later on. It is important because some questions might be easier in a reference frame, in a particular reference frame, and they may be very difficult in some other reference frame. एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी आसान हो सकता है, और दूसरे ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद मुश्किल हो सकता है. तो कई बार हम रेफरेंस फ्रेम चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान समझते हैं. तो विल कम टू ऑल दैट, बट लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट इज रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन. Suppose you are an observer. Let us say you are standing on ground and you have your own coordinate system. For example, you may consider east direction as x-axis, north direction as y-axis, or maybe something else. So you are standing on ground, you have your own coordinate system, either x-axis, either y-axis, and you are observing car 1. You are observing motion of car 1 at a particular instant of time. If I ask you, where is car 1? If you are a physicist, you will tell me this position vector. Origin से पार्टिकल की पोजीशन, या पार्टिकल मीन्स कार, ऑरिजिन से कार के पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर, ऑरिजिन से कार की पोजीशन, कार को जोड़ने वाला वेक्टर, कार का पोजीशन वेक्टर कहलाता है. आपसे जब मैं पूछूंगा वेयर इज द कार, यू विल ऑलवेज गिव मी पोजीशन वेक्टर R1. हाँ, पोजीशन वेक्टर R1 बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं.
कोई ऑब्जर्वर ऐसा बोल सकता है, कार इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम मी इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ मुझसे 100 मीटर की दूरी पे कार है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा बोलने से मैं समझ गया कार कहाँ है। यहां से ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ 100 मीटर दूर, या आपको जैसा बोल सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ कार इज 50 आई कैप प्लस 50 √3 जे कैप, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, उससे भी मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा ये जो पोजीशन वेक्टर है R1, इसका x कंपोनेंट है 50 आई कैप और y कंपोनेंट है 50 √3। तो आप थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सकते हो पोजीशन को, पर जो भी आप बोलोगे उससे आई विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस पोजीशन वेक्टर R1। ऑब्जर्वर को कार 1 की पोजीशन पता है, ही नोज द वेक्टर R1। सिमिलरली इसी ऑब्जर्वर को कार 2 की पोजीशन वेक्टर भी पता है। इसी ऑब्जर्वर को एक दूसरा कार 2 है, उसकी पोजीशन वेक्टर भी पता है। ये ऑब्जर्वर कार 1 की पोजीशन जानता है, कार 2 की पोजीशन जानता है। R1 एंड R2 आर पोजीशन वेक्टर ऑफ object 1 and 2 in reference frame of ground. It is not necessary that this reference frame should be ground, but for the sake of simplicity I am saying that this observer is on ground. ये ऑब्जर्वर हवाई जहाज में बैठा पायलट भी हो सकता है, but okay, for the sake of simplicity we are assuming that this observer is standing on ground and he knows the position of car 1, he knows the position of car 2. इनसे मैंने एक सवाल पूछा, हेलो आप मुझे ये बताइए कार 1 के ड्राइवर को कार 2 की पोजीशन क्या दिख रही है। इनसे मैंने पूछा कार 1 के ड्राइवर को कार 2 की पोजीशन क्या दिख रही है। इन्होंने फोन लगाया कार 1 के ड्राइवर को, भाई तुम्हें कार 2 कहां दिख रहा है। ठीक है, ये पॉसिबल है आज के जमाने में, और तब जब इनके पास इसका फोन नंबर हो। बट द फैक्ट इज कि अगर ये फिजिक्स का स्टूडेंट है, फिजिसिस्ट है, तो इसको फोन लगाने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेट कर लेगा, ये बैठे बैठे कैलकुलेट कर लेगा कि कार 1 के ड्राइवर को कार 2 कहां दिख रहा है। व्हाट इज पोजीशन ऑफ कार 2 एज ऑब्जर्व्ड बाय car 1? So position of car 2 as observed by driver of car 1. This is how you can calculate it. Position of 2 with respect to 1. Position of 2 with respect to 1 या position of 2 as observed by 1 एक ही बात है। पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 मींस पोजीशन ऑफ 2 एज सीन बाय 1। 2 की पोजीशन जो 1 को दिखाई देगी वो ये वेक्टर है। दैट मींस अगर सच में हम इस कार के ड्राइवर से पूछ सके कि भाई तुम्हें कार 2 कहां दिख रही है, वो कुछ ऐसा बोलेगा कि कार 2 इट इज 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट है, it is 45 degree south of east at a distance of 30 meter from me, 30 मीटर। तो जब भी आप इस ऑब्जर्वर से पूछोगे कि कार 2 कहां है, तो वो किसी न किसी भाषा में आपको इस रेड वेक्टर के बारे में बताएगा। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में 2 की पोजीशन वेक्टर है ये लाल वाली वेक्टर। इसको, इस रेड वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 and it is written as R21. It is written as R21. R21 ये रेड वेक्टर का नाम है, R21। इसको R21 का मीनिंग क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 एज ऑब्जर्व्ड बाय 1। 1 में बैठे ड्राइवर ने 2 की पोजीशन वेक्टर
क्या देखी? इट इज इजी टू शो दैट दिस R21 इज R2 माइनस R1। क्या कह रहा हूं मैं? ये बहुत आसान है दिखाना कि ये जो रेड वेक्टर है ये R2 माइनस R1 के इक्वल है। देखिए ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर R1 प्लस R21 इज R2, ट्रायंगल रूल। इस वेक्टर में लाल वेक्टर को अगर जोड़ें, पहला वेक्टर, इसके सिर पे लाल वेक्टर की पूंछ, ये दूसरा वेक्टर, पहले वेक्टर में अगर हम दूसरे वेक्टर को जोड़ें तो ये रिजल्टेंट R2। रिजल्टेंट वेक्टर R2 is R1 plus R21. R1 plus R21 is R2. Therefore, R21 is R2 minus R1. R21, that means this red vector is R2 minus R1. जी हाँ, मैं ये समझा रहा हूं आपको। इस ऑब्जर्वर को इस कार की पोजीशन पता है, R1 पता है, इस ऑब्जर्वर को इस कार की पोजीशन भी पता है, R2 पता है। ये बैठ के आप सोच रहा है कि 1 को 2 की पोजीशन क्या दिख रही है, ये वेक्टर क्या है, पूछने की जरूरत नहीं, ही कैन कैलकुलेट। 1 को 2 की पोजीशन जो दिख रही है उसको हम लिखते हैं R21 एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड एज R2 माइनस R1। ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है, ये पोजीशन वेक्टर में से ये पोजीशन वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसको ये वेक्टर मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहां से बैठे बैठे हम कैलकुलेट कर सकते हैं R2 माइनस R1 एंड आई विल नो what is position of 2 as seen by 1. Okay. Now, if you differentiate this equation with respect to time, differentiating 1 with respect to time, इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें, ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी। इस इक्वेशन को सिंपली टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। व्हाट इज dr2 by dt? अगर ये कार मूव कर रही है, ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, द रेट एट विच दिस पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ दिस कार। What is velocity of a particle? It is nothing but rate of change of its position vector. So dr2 by dt is nothing but v2. What is v2? Velocity of this car. Similarly, dr1 by dt, if this car is also moving, then its velocity is dr1 by dt. And what is this number? इस लाल वेक्टर का रेट ऑफ चेंज, that is what we write as v21 and it is read as velocity of 2 with respect to 1. कार 2 की वेलोसिटी जो 1 को दिखाई दे रही है, 1 में बैठे ड्राइवर को कार की 2 की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है, it is written as v21. This is velocity of 2 with respect to 1. That means velocity of 2 as observed by 1. v21 is velocity of 2 as observed by 1. कार 1 को 2 की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है, v21. This is can be written as v2 minus v1. That means ये जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी है, इसको अगर इसकी वेलोसिटी पता है और इसकी वेलोसिटी पता है, इस आदमी को इसकी वेलोसिटी क्या दिख रही है, ये बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकता है v2 माइनस v1 करके। सिमिलरली, आई एम नॉट डूइंग इट अगेन, आई एम जस्ट राइटिंग इट। इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन वंस अगेन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आई एम सिंपली राइटिंग सिमिलरली, it can be shown that acceleration of 2 with respect to 1 is a2 minus a1. Nothing. If you differentiate this equation with respect to time, dv by dt is acceleration. So, if this observer finds that acceleration of this car is a1, if he finds that acceleration of this car is a2, then he can easily calculate what is acceleration of this car as observed by this person.
इस आदमी को इस कार का एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है, फिजिक्स की भाषा में उसको लिखते हैं a21, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज a2 minus a1. I'll quickly give you one example so that you understand what is being said. Just a simple example. Suppose car A has a velocity of 40 km per hour towards north, and car B has velocity of 40 km per hour, rather 30 km per hour due east. Find velocity of B as seen by A. देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है कार A is moving towards north with a velocity of 40, car B is moving towards east with a velocity of 30. साफ साफ नहीं लिखा, but it is understood that these are velocities as observed by someone standing on ground. ग्राउंड पे खड़े किसी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया, A की वेलोसिटी इतनी, B की वेलोसिटी इतनी, A और B की वेलोसिटी पता है. कार A की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ. This is VA, वेलोसिटी ऑफ कार A 40. कार यहां पे नहीं है, कार तो कहीं भी होगी, डजंट मैटर. हम वेलोसिटी वेक्टर को कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं. कार B कहीं इधर है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर. दिस इज VB 30. We have to find velocity of B as seen by A. What are we supposed to calculate? हमें कैलकुलेट करना है VBA, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. कार A में बैठे ऑब्जर्वर को B की वेलोसिटी क्या दिख रही है, हमें ये कैलकुलेट करना है. वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन याद करो. हमें एक्चुअली में कार A में जाकर बैठने की जरूरत नहीं, कार A के ड्राइवर से बात करने की जरूरत नहीं. हम ग्राउंड पे खड़े हैं, हमें A और B की वेलोसिटी पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं A को B की वेलोसिटी क्या दिख रही है. A को B की वेलोसिटी क्या दिख रही है, इसको हम लिखते हैं VBA, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज VB minus VA. हाउ डू वी डू वेक्टर सब्ट्रैक्शन? रिकॉल इट, VB प्लस माइनस VA. तो VB में मुझे ऐड करना है माइनस VA को, ध्यान दीजिएगा, VB में मुझे ऐड करना है माइनस VA को. माइनस VA नाम का वेक्टर हम पहले कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ये वेक्टर है माइनस VA, इसका मैग्नीट्यूड 40 है, बस ये डायरेक्शन आपने फ्लिप कर दिया. माइनस VA कैसा वेक्टर है? VA के बराबर लेंथ का डायरेक्शन ऑपोजिट है, और हमें माइनस VA को VB में ऐड करना है. इस VB और इस वेक्टर नीले और लाल वेक्टर को ऐड करना है. ये पैरेललोग्राम रूल से हम एडिशन कर रहे हैं. ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, इसको तो भूल जाइए, इसका उल्टा वेक्टर बना. ये दोनों वेक्टर की पूंछ एक साथ है, और ये हमारा रिजल्टेंट है, यही VBA है. वेलोसिटी ऑफ B एज ऑब्जर्व्ड बाय A. A में बैठे ड्राइवर को B की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? आंसर यही है. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सभी जानते हैं 50 किलोमीटर पर आवर. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं. ये एंगल क्या होगा बताइए? tan थीटा इज 4/3, 40/30. ऐसा होने से थीटा करीब करीब 53 डिग्री होता है, अगर आपको याद हो. तो हम ये कह सकते हैं कार A में बैठे ड्राइवर को B की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर दिख रही है, 50 किलोमीटर पर आवर इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ ईस्ट टुवर्ड्स साउथ. मतलब 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये डायरेक्शन का नाम होगा. ईस्ट से 53 डिग्री साउथ की तरफ, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर पर आवर. तो हमें एक्चुअली कार A में जाकर बैठने की जरूरत नहीं. वी कैन डू कैलकुलेशन एंड
we can tell what will be velocity of B as observed by A. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर करेंगे और रिलेटिव मोशन की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।